नमस्कार मित्रों। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 में हमारे देश की आर्थिक नीति में बहुआयामी परिवर्तन किए गए थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब हमने जिस तरह की इकोनॉमी को अपनाया वो मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। किस इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी। इकोनॉमी कैसी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी, और जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का को प्रेजेंस देखा जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो 1991 में हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लॉन्च की, इसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं। हम इसको थोड़ा सा विराम देंगे। अभी हम जब इस लेसन को स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इस लेसन का स्कोप क्या है, इस लेसन को हमारा जो सिलेबस कह लीजिए या स्कोप कह लीजिए या कंटेंट कह लीजिए, इस लेसन में क्या क्या। पहला तो है इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मीनिंग क्या है। मीनिंग आप इसको नोट कर लें। इससे पहले में हम क्या चर्चा करेंगे, मीनिंग की हम चर्चा करेंगे कि इसमें आखिर किन किन बातों की हम व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा इसको पीछे कर लें तो और अच्छा भी होगा, तो कवर कर लेगा। तो पहले मीनिंग की बात करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ये पहला पार्ट हमारा होगा। दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे इससे जो आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हमने जो किया, इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ेगी। कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो स्थिति ऐसी बनी होगी जिसके कारण हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे शब्दावली को यूज़ करना पड़ा। तो इसकी नीड क्या है, तो हम नीड की बात करेंगे 1991 में। और तीसरा जो पॉइंट है, ये भी तीसरा जो पार्ट है सी है। यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आ रही है। सी पार्ट हमारा ये तीसरा पार्ट, हम वैसे बोल भी रहे हैं। तो तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम इसकी चर्चा करेंगे। चौथा पार्ट होगा हमारा डीप सेक्शन होगा, वो जो डील करेगा इफ़ेक्ट्स ऑफ LPG पॉलिसी। इफ़ेक्ट्स ऑफ LPG पॉलिसी, मतलब इसको हम केमिस्ट्री का क्लास अगर होता तो इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लेकिन खैर केमिस्ट्री का क्लास नहीं है। इसके बाद हम आज के दौर में जिसकी बड़ी चर्चा हुई प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, उन्होंने करप्शन पर रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन, तो हम डीमोनेटाइजेशन की भी चर्चा करेंगे। डीमोनेटाइजेशन की चर्चा करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे GST की बात करेंगे। तो ये हमारा आज का ये जो टॉपिक है, हमारा इंट्रोडक्शन था कि हम इसमें हम किन किन बातों को पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमिक को हमने अपनाया था, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का प्रेजेंस होता है। हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहला जो लेसन था, सेकंड लेसन हमारा प्लानिंग का जो था लेसन, उस पर हमने चर्चा किया था। लेकिन हम इसको स्टार्ट करते समय हम इस पर थोड़ी सी हल्का सा फ्लैशबैक में हम जाना पसंद करेंगे। 1991 में 24 जुलाई को ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो नीचे लिख दें, मनमोहन सिंह MMS, और उसमें प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। और बहुत ही डायनेमिक डिसीजन लिया था नरसिम्हा राव जी ने, और उस समय वित्त मंत्री थे हमारे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो खैर, तो हमारे जो कंटेंट था, पहले बात मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा नीड किस परिस्थिति में इसको लागू किया गया था, तीसरा हमारा पोर्शन होगा, फोकस होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स न्यू की पॉलिसी क्या है, चौथा इफेक्ट्स ऑफ LPG, और
उसके बाद जो है डिमोनेटाइजेशन पर हम बात करेंगे और जीएसटी पर बात करेंगे। तो हम आज चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हमारा पहला वीडियो होगा इस टॉपिक पर। स्पेस की कमी है, इसलिए हम केवल आज हम चर्चा कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसका ऑब्जेक्टिव आखिर क्या रहा? मतलब हम क्या चीज़ें हमने टारगेट रखी और हम क्या वास्तव में उनको प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम इकोनॉमी में कंपटीशन को बढ़ा सकें। ये कंपटीशन है, टू इंक्रीज द कंपटीशन। तो कंपटीशन को हम बढ़ाने के लिए कि जब तक हम कंपटीशन की भावना नहीं होगी तब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट साकार नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंपटीशन जब होता है तो हमको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट भी अच्छे मिलते हैं, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। इसलिए पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि कंपटीशन को बढ़ाए। दूसरा था हमारा था एसिलेट द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी। द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी में ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना था, बढ़ाना था। इसके लिए ये हमारा उद्देश्य था। मतलब जो ग्रोथ ऑफ रेट हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट था उसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते थे, जो 3%, 3.4% से ज़्यादा नहीं होता था। तो हम कहीं ना कहीं हम ये मान के चला जाता था कि अगर ग्रोथ होगा तो उसका फ़ायदा डाउनवर्ड, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनको मिलेगा। हालांकि ये स्ट्रेटजी बहुत सफल नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब जब जीडीपी का ग्रोथ बढ़ता है तो जीडीपी से जो प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी होता है क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। तो उस जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बढ़ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बढ़ने का मतलब है कि उसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो उसमें एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलता है। हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं, उससे हमारे फॉरेन करेंसी भी आएगी, जिससे हम ज़रूरत के सामानों को, पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट हैं उनको हम परचेज कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्प्रेड द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, ये हमारा एक टारगेट था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू करने से पहले। तो जो तीसरा पॉइंट है, टू मेक द प्रोडक्शन यूनिट्स मोर इफिशिएंट। प्रोडक्शन यूनिट, हाँ, इसको ज़्यादा इफिशिएंट बनाने की जरूरत थी और इसको हाईली प्रोडक्शन यूनिट्स मोर इफिशिएंट टू मेक प्रोडक्शन, इसको लिखी देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। टू मेक प्रोडक्शन यूनिट मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा उत्पादन कर सकें और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा मात्रा में क्वालिटी के साथ उत्पादन कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें थी, हम इसकी टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएं, हम स्किल्ड लेबर फोर्स को सप्लाई करें। तो ये हमारा जो तीसरा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, टू मेक प्रोडक्शन यूनिट मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो चौथा पॉइंट है टू कंसोलिडेट पास्ट गेन। अगर हमने पास्ट में, भूतकाल में कोई अच्छी चीज़ें प्राप्त की हैं तो उसका हम फ़ायदा उठा सकें। जैसे हमने कोई मान लीजिए स्ट्रक्चरल चेंजेस आए इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो इकोनॉमी में कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं उसका, हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या हमने किसी देश के साथ एग्रीमेंट किया उसका भी हम फ़ायदा उठा सकें कि हम उस, जैसे अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ पर बहुत सारा टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाया, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाया, अगर हमने कोई फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से कुछ अपने एग्रीमेंट किए हैं, कुछ रिलेशंस बनाए हैं, तो वो कॉन्सोलिडेटेड पास्ट गेम्स, जो पुराने जो हमारे गेम्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर में, चाहे पॉलिटिकल स्फेयर्स में हो, उन सब का हमको फ़ायदा उठाने की जरूरत है। तो पाँचवा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू मेक यूज ऑफ द ग्लोबल रिसोर्सेज। टू मेक यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज,
मेक यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर कंट्रीज ओन डेवलपमेंट, फॉर कंट्रीज ओन डेवलपमेंट मतलब राष्ट्र के विकास में जो ग्लोबल रिसोर्सेज हैं